नमस्ते जी। झलक नंदिनी ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली की व्याख्या की थी। आज मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसे इच्छा हो वह देख सकता है। अगले साल चुनाव होना है। सभी राजनीतिक दल अथवा नेता उसकी तैयारी में लग चुके हैं। मैं आपके सामने एक अन्य शख्स जो पिछले 17-18 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हैं, उन्होंने भी काफ़ी ख्याति अर्जित की है। बिहार जैसे प्रदेश का लगातार नियंत्रण करना अथवा उस पर शासन करना निस्संदेह असाधारण बात है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि आज़ादी की प्राप्ति के बाद सबसे पहले जो मुख्यमंत्री थे श्री बाबू, उनके बाद श्री नीतीश कुमार जी ही हैं जो इतने लंबे समय से बिहार का शासन चला रहे हैं और उन्होंने ख्याति भी अर्जित की है। इधर हाल के महीनों में ऐसी चर्चा आई है कि श्री नरेंद्र मोदी जी को चुनौती देने के लिए नीतीश कुमार जी सारे विपक्षी दलों को एक करना चाहते हैं, सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो पहले उनकी कुंडली में देखा जाए कि उनकी कुंडली क्या कहती है, क्या वे इस काम में सफल होंगे, ये पहली बात। दूसरी बात कि क्या वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो अगले लोकसभा चुनाव में जिस शख्सियत से उनका मुकाबला है वह है श्री नरेंद्र मोदी जी। अब जब दोनों की कुंडली का तुलनात्मक विवेचना करेंगे तो यह पता चल जाएगा कि वे नरेंद्र मोदी को हरा करके प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसमें कंट्राडिक्शन की कोई बात नहीं है। सीधा सीधा प्रश्न यही होगा, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे तो कौन हराएगा? नीतीश कुमार जी हरा सकते हैं क्या? दो बात। तीसरी बात कि क्या नीतीश कुमार जी की कुंडली इतनी ताकतवर है कि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली पर भारी पड़े, यानी उनकी कुंडली से श्रेष्ठ है? जब श्रेष्ठ नहीं होगा तो कहाँ से हरा पाएंगे? योग्यता रखना अलग विषय, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ मुकाबला हो वह व्यक्ति यदि आपसे ज़्यादा योग्य है तो सफलता उसी को मिलेगी, आपको थोड़ी मिलेगी। इसका मतलब थोड़ी कि आप अयोग्य हो गए। दारा सिंह से कुश्ती लड़ने के लिए सब लोग चले जाएगा तो जीत ही जाएगा, और योग्यता तो है। लेकिन दारा सिंह है भाई, उससे ज़्यादा ताकतवर चाहिए तो हराएगा। यही उद्देश्य है। मुझे जो आदरणीय श्री नीतीश जी की कुंडली के बारे में जो डिटेल मिला है, किसी उनके करीबी ने दिया है या गूगल पर भी अवेलेबल है, उसके अनुसार उनका जन्म 1 मार्च 1951 को दोपहर 12:30 में बख्तियारपुर में हुआ था। उसके हिसाब से इनकी कुंडली मिथुन लग्न की बनती है। 3 ग्रह मंगल शुक्र राहु दशम घर में बैठे हुए हैं। 3 ग्रह सूर्य बुध गुरु नवम भाव में बैठे हुए हैं। शनि और केतु चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं और चंद्रमा वृश्चिक राशि का होकर छठे भाव में बैठा हुआ है। इसमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि चंद्रमा श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में भी वृश्चिक राशि में ही था जन्म समय में, जैसे इनका है 8 नंबर को बोलते हैं वृश्चिक। अंतर ये है, ये इनके छठे भाव में है और वो उनके पहले भाव में था। अंतर यही है, लेकिन था तो। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि राजनीति में सफलता के लिए पहला भाव, 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव और 6ठा भाव, ये 5 भाव अति आवश्यक हैं। जिनकी कुंडली में इन 5 भावों से जुड़े हुए ज़्यादा ग्रह होंगे वही व्यक्ति राजनीति की सफलता को शिखरता तक ले जा सकता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी कुंडली को देखें। सूर्य 10 नंबर 9 नंबर से जुड़ा हुआ है। चंद्रमा 9 नंबर 6 नंबर 1 नंबर से जुड़ा हुआ है। मंगल 10वें और 9वें और 6ठे भाव से जुड़ा हुआ है। बुध 9, 10, 1 से जुड़ा हुआ है।
गुरु 9 और 11 से जुड़ा हुआ है, शुक्र 10 और 9 से जुड़ा हुआ है, शनि 9 और 10 से जुड़ा हुआ है, राहु 9, 10, 11 से जुड़ा हुआ है, केतु 10 से जुड़ा हुआ है। कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो राजनीति को सिग्निफाई करने वाले, बताने वाले भावों से जुड़ा हुआ नहीं है। तो आप अगर जानते हैं नीतीश जी के बारे में तो उठा करके देख लीजिए कि यह भी अपनी राजनीति के दौरान किस मुकाम को इन्होंने हासिल किया। सुशासन बाबू ऐसे ही नहीं कहा जाया। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें संघर्ष तो करना ही पड़ता है। संघर्ष का भाव छठा, चंद्रमा समस्त नक्षत्रों का राजा होने से ज्योतिष का शास्त्र का सबसे प्रमुख ग्रह माना जाता है। इनकी कुंडली में चंद्रमा छठे भाव में, संघर्ष के भाव में नीच होकर बैठा हुआ है, तो इनका राजनीति का उदय ही संघर्ष से हुआ। भारतीय राजनीति के इतिहास को बदल देने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में इन्होंने राजनीति में कदम रखा। आप सभी जानते होंगे कि वो कैसा समय था। मैं तो खुद उस समय बच्चा था, पढ़ता था चौथे पांचवें में, लेकिन कुछ कुछ हमको भी याद है। उस समय के जो भी राजनेता या नेता लोग थे उनको मालूम है कि वो समय क्या था। नीतीश कुमार जी ने उसी समय अपनी नींव डाली। तात्पर्य यह है कि यह कुंडली सही साबित कर रही है कि नीतीश कुमार जी संघर्षों के साथ आगे बढ़े हैं। आज भी देख लीजिए, कभी भी इनकी पार्टी अपने दम पर बहुमत में नहीं रही। 2005 से ही कभी नहीं रही, आज भी नहीं है, फिर भी मुख्यमंत्री यही है। तो बिना बहुमत के सरकार चलाना सबके वश की बात नहीं है। यह भी इनकी कुंडली के द्वारा साबित हो रहा है। अब इसमें नवा भाव भाग्य का तो आप देखेंगे कि नवे भाव में 3 ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य, बुध और गुरु। राजनीति में 5 ग्रह सबसे महत्वपूर्ण है। सूर्य है, बुध है, मंगल है, गुरु है और शनि है। तो सूर्य, बुध, गुरु 3 तो भाग्य में ही बैठे हुए हैं। तो भाग्यवश ये लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जब किसी व्यक्ति की पार्टी का बहुमत हो ही नहीं, फिर भी वही मुख्यमंत्री बना रहे, तो उसको भाग्यवश नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। दूसरी बात कि जब इनके सारे ग्रह राजनीति में सफलता दिलाने वाले भाव से जुड़े हुए हैं, तो क्या इनमें प्रधानमंत्री बनने की योग्यता अथवा क्षमता है? तो निसंदेह है, इसमें तनिक भी संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुझे इस विषय में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, मुझे शौक है पढ़ने का। तो विगत जो भी प्रधानमंत्री हुए या ज्योतिष शास्त्र में जब व्याख्या किया हुआ है, टिप्पणीकार लिखते हैं, उस दौरान भी मैंने काफ़ी पढ़ाई की है। तो जो अनुभव मुझे मिला उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि निसंदेह आदरणीय नीतीश कुमार जी एक प्रधानमंत्री होने के सभी गुणों अथवा जो कोरम है ज्योतिष के आधार पर उसको पूरा करते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर यह हुआ कि क्या नीतीश कुमार जी की कुंडली में ऐसा योग है, कितनी ताकत है कि उनको मुख्यमंत्री तो है ही, प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा सकता है? तो उसका जवाब हाँ है, निसंदेह है, बिल्कुल पहुंचा सकता है। दूसरी बात कि जो अगला चुनाव होने जा रहा है उसमें तो अभी भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो भाई जब नरेंद्र मोदी जी की हार होगी तभी तो कोई प्रधानमंत्री बनेगा, चाहे नीतीश जी बने या कोई भी बने। तो क्या नरेंद्र मोदी जी की कुंडली इस योग्य है कि वे नीतीश कुमार जी की कुंडली के अनुसार वो हार जाए? तो इसका उत्तर है कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए ग्रुप का सबसे महत्वपूर्ण भाव वही होता है। 10वां भाव ही सफलता में शिखरता, नेम एंड फेम, सक्सेस एंड ग्लोरी। आदमी किस ऊंचाई को छू सकता है, वही भाव 10वां है। नरेंद्र मोदी की कुंडली में 7 ग्रह ए ग्रुप में 10वें भाव से जुड़े हुए हैं। मतलब 9 में से 7 ग्रह उसको सफलता के चरम सीमा पर पहुंचाने की ताकत रखे हुए हैं।
नीतीश कुमार जी की कुंडली में केवल सूर्य, बुध और केतु ही है जो इस स्तर का है, तो यहाँ पर 4 ग्रह श्री नीतीश कुमार जी के मुकाबले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के अनुसार ज़्यादा है। अब यदि नीतीश कुमार जी का मुकाबला सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी जी से हो जाए तो नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे, इसमें भी कहीं संदेह नहीं है। आप इसमें भ्रम में मत रहिए, मैं 2 तरह की बात नहीं कर रहा हूँ। पहली बात कि क्या कुंडली के आधार पर नीतीश कुमार जी में प्रधानमंत्री बनने की योग्यता है, ताकत है, तो हाँ है। लेकिन भाई केवल इन्हीं की कुंडली नहीं है ना, कई लोग हैं लाइन में, तो जिससे मुकाबला होगा उसकी कुंडली को भी देखना पड़ेगा कि वो कुंडली कितनी ताकतवर है। तो जब इस विचार से देखते हैं तो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली नीतीश कुमार जी की कुंडली के मुकाबले कहीं ज़्यादा उत्तम है, श्रेष्ठ है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को हरा कर ये बन जाए, ये संभव नहीं है। अब देखिए दशा में उलटफेर होती रहती है, उसी के अनुसार आदमी का भाग्य भी काम करता है। हमने देखा है, मैंने बताया भी है आपको कि अप्रैल 2024 में नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में मंगल में शनि की अंतर्दशा रहेगी, मंगल में शनि की अंतर्दशा रहेगी। जब नरेंद्र मोदी जी राजनीति में आए थे अचानक, उनको कोई नहीं जानता था राजनीति के मामलों में, बुला करके वाजपेयी जी ने उनको सीधे सीधे मुख्यमंत्री बना दिया। उस समय भी शुक्र में शनि की ही अंतर्दशा चल रही थी। और इस बार जब चुनाव होगा, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण होगा, वो मई में होगा। और यहाँ तो अप्रैल में ही 10 अप्रैल से शनि की अंतर्दशा पुनः आ रही है। इसलिए उनके प्रधानमंत्री पद से हटने की उनकी कुंडली के आधार पर कोई संभावना नहीं है। आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी की कुंडली में भी राहु की महादशा चल रही है। राहु इनकी कुंडली में 9वें भाव, 10वें भाव और 11वें भाव का सूचक है, जबरदस्त है, शानदार है। लेकिन अंतर है, 10वां भाव दूसरे नंबर पर है 75%, 9वां भाव पहले प्रतिशत। 9वां भाव भाग्य का, भाग्य साथ देगा तो ही बनेंगे। 9वां भाव अन्य लोगों से प्राप्त होने वाली सहायता का तो ही बनेंगे। 9वां भाव से ही तो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, अन्य लोगों की सहायता से मिलकर के। बहुमत तो है ही नहीं। तो इस स्थिति में राहु कह रहा है कि इनको बहुमत नहीं मिल सकती। भले मैंने सुना है, इनका बयान आया है कि सब लोग एक हो जाए तो भाजपा को 100 सीट पर सिमट देंगे। ऐसी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इनके भाग्य ने ही लिख रखा है। अब राहु की महादशा में जनवरी 2024 से शुक्र की अंतर्दशा आरंभ हो रही है। शुक्र भी पहले नंबर पर 10वें भाव से नहीं जुड़ा हुआ है, यह 4थे नंबर से जुड़ा हुआ है। 10वां नंबर तो है लेकिन दूसरे नंबर पे है, 75% में है। राहु भी 75% में, 100% में नहीं है सफलता। 9वां भाव भाग्य का, 10वां भाव सफलता में, शिखरता का, सफलता का, 4था भाव, 9वां भाव। ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि किसी भी प्रतियोगिता में, प्रतिद्वंदिता में 5वां, 7वां भाव अच्छा नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया? क्योंकि 7वां भाव सामने वाले प्रतिद्वंदी का, विपक्ष का, विरोधी का, जब दशा में ऐसे ग्रह चल रहे हों जो 7th हाउस के सिग्निफिकेटर हों, 7वें भाव से जुड़े हुए हों, तो ऐसी स्थिति में वह विरोधी को बल देता है। विरोधी तभी हारेगा जब 6 नंबर हो, मैंने बताया था। राहु में 6 नंबर नहीं, उल्टा 7 नंबर है, यहाँ पर विरोधी में भारी पड़ जाएगा। शुक्र को देखिए, शुक्र में भी कहीं 6 नंबर नहीं है, तो विरोधी को हराना थोड़ा कठिन तो अवश्य है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यह केवल राजनीति के लिए नहीं, किसी भी कुंडली के लिए, किसी भी मामले में जब व्याख्या करते हैं तो 4था भाव, 8वां भाव और 12वां भाव सर्वनाश कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि
कुंडली में पहला भाव सर्वस्व होता है, सब कुछ उसी पर निर्भर करता है। तो 8वां भाव नाश स्थान है, लॉस, एवरीथिंग लॉस, मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट, हर तरह की परेशानियों का है। जब चौथा भाव 8वां भाव से जुड़ जाता है तो सुख का नाश, 12वां भाव जुड़ जाए तो सुख के भोग का नाश। अब अंतर समझिए, सुख का नाश और सुख भोग के नाश के अंतर क्या है। आप कहीं गए, आपको रसगुल्ला खाने को मिला, मिठाई मिला, ये सुख है, लेकिन आप डर के मारे खा नहीं रहे हैं क्योंकि आपको शुगर है। तो सुख तो है लेकिन उसका भोग नहीं कर पा रहे, यही अंतर होता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि दशा कितनी भी अच्छी क्यों न हो, लेकिन यदि वह चौथे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव से जुड़ा हुआ है तो उसका उस नाश कर देता है। वह सफलता जिसके लिए व्यक्ति प्रयास करता है कभी नहीं मिलेगी उस दौरान। इनकी कुंडली में शुक्र चौथा भाव, 8वां भाव और 12वें भाव का भी सूचक है। इसलिए नीतीश जी को वह सफलता कदापि नहीं मिल सकती जो इनको प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा सके। हर भाव आगे वाले भाव के फलों को रोक देता है। तो भाई शुक्र के पास 12 नंबर है ना, 12 नंबर 1 के आगे, माने पहले भाव के आगे पहला भाव व्यक्ति खुद होता है, तो 1 को रोक देगा, जो इनकी महत्वाकांक्षा है उसको पूरा नहीं होने देगा। 8 को देखिए, 8 क्या करेगा, 8 के आगे 9, तो 9 यानी भाग्य, भाग्य को धूमिल कर देगा, खराब कर देगा। जो अन्य लोगों से सहायता प्राप्त होने वाली थी वो नहीं मिलेगी। हाँ हाँ करके भी लोग पीछे हट जाएंगे, अर्थात धोखा हो जाएगा। तो दशा इनका साथ नहीं दे रहा है। आप मेरी बात पर भरोसा करें अभी या ना करें, लेकिन जैसे ही जनवरी 2024 आरंभ होगा, राहु में शुक्र की अंतर्दशा आरंभ होगी, उसी समय से इनके लिए ज्योतिष के आधार पर दुर्दिन शुरू हो जाएंगे। बहुत अच्छा रिजल्ट की तो बात की बात है। मैंने फेसबुक पर 28 जुलाई 2022 को एक पोस्ट डाली थी, आप उसमें जाकर देख लीजिए। मेरे फेसबुक को खोलिए, उसमें मैंने लिखा था कि 3 अगस्त 2022 से लेकर 30 दिसंबर 2022 के बीच में हर हाल में राजनीतिक दृष्टिकोण से ऐसा निर्णय होने वाला है, बदलाव होने जा रहा है, जो कई लोगों को इस बार राजनीतिज्ञों की हालत खराब कर देगा। इसी विषय पर एक नेताजी ने, जो भी बड़े माननीय है, कहा था कि नहीं नहीं कुंडली गलत है, कुंडली गलत है, ये संभव नहीं है। तो हमने उनको ये जवाब दिया था कि इसका प्रमाण 3 अगस्त से 30 दिसंबर के बीच में मिल जाएगा कि कुंडली गलत है कि सही है। और श्री नीतीश कुमार जी ने भाजपा को छोड़ करके 9 अगस्त को 2022 को आरजेडी के साथ सरकार बना लिया। तो मेरी भविष्यवाणी सत्य साबित हुई कि नहीं हुई? मैंने इसी आधार पर बोला था कि वो समय ही वैसा आ रहा था और उन्होंने किया। यही नहीं, 2020 के जो विधानसभा चुनाव हुए, जितने भी एग्जिट पोल थे, सब लोगों की नज़रों में तेजस्वी प्रसाद जी मुख्यमंत्री बन रहे थे। आरजेडी भयंकर बहुमत से जीत रहा है। आप उस दिन के भी देखिए निकाल करके, मैंने लिखा था कि जो लोग एग्जिट पोल कह रहा है कि सरकार बदलने वाली है, लेकिन मेरी गणना कह रही है कि एन केन प्रकारे न सरकार अपरिवर्तनीय रहेगी। यह सब लिखा हुआ है। ये मैं तिस्मार खां नहीं हूँ कि अपनी प्रशंसा कर रहा हूँ। मैंने नीतीश जी की कुंडली के अनुसार इसी को देख करके उसमें लिखा था हमने कि नहीं, सरकार नहीं बदलेगी चाहे कुछ भी हो जाए, और हुआ। इसलिए यह जो मैं कह रहा हूँ इस पर भी भरोसा रखिए। आप लोग आजमा करके देखिए। मैं नीतीश जी का थोड़े भरोसा हूँ, विरोधी हूँ। अगर हमारे राज्य का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाए तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। अफसोस की बात है कि लालू जी भी अपने ज़माने में अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे, आज भी हैं। उस समय वे योग्यता थी उनमें, लेकिन श्री मुलायम सिंह जी ने जो लोगों ने कहा उस तक भांजी मार दी, टांगे अड़ा दी। मैं तो उसमें फौज में था। मैं तो चाहूँगा कि लालू जी नहीं बन सके तो कम से कम नीतीश जी ही बन जाए, लेकिन मैं कुंडली के आधार पर व्याख्या कर रहा हूँ।
इसके आधार पर जो बातें निकल के आई है वो यह साबित कर रही है कि नीतीश जी में प्रधानमंत्री बनने की योग्यता है, लेकिन उनके सामने श्री नरेंद्र मोदी जी है। दोनों की कुंडली की तुलना करने पर श्री नरेंद्र मोदी की कुंडली अगले चुनाव के समय इनसे कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ स्थिति में है। इसलिए नरेंद्र मोदी की जगह पर श्री नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। मैं हाँ और ना में उत्तर देता हूँ, प्रतिशत में नहीं आता कि कितना प्रतिशत, यस और नो तो नो। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही एक और शख्सियत की अगले वीडियो में कुंडली की व्याख्या करूंगा, जो आज के डेट में या पहले से भी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाने के लिए प्रयास अथवा संघर्ष कर रहे हैं। धन्यवाद।